गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर, है ना। तो ग्रेविटेशन में कुछ कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे ग्रेविटेशन में अपने को पता है न्यूटन्स लॉ क्या है, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और ये फोर्स हमेशा किसका होता है, अट्रैक्शन का, ठीक है। तो ग्रेविटी में और इलेक्ट्रो में एक चीज का डिफरेंस अपने को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रो में जब दो चार्ज दिए होते हैं ना सेम, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब अगर चार्ज का साइन नहीं दिया हुआ तो हम मानेंगे दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं चार्ज। जबकि ग्रेविटी में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अपन ग्रेविटी में और इसमें एक चीज समझे कि ग्रेविटी में मास होगा और इलेक्ट्रो में चार्ज होगा। ग्रेविटी में कांस्टेंट जी होगा, यहाँ पर कांस्टेंट के होगा, ठीक है। यहाँ पर होता है k इज गोस टू 1/4πε0। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, k इज 1/4πε0। तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट लिखूं तो क्या होगा, 1/4πk, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहाँ पर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये तो बात यहाँ पर क्या है, दोनों में एक सिमिट्री है। क्या चीज की सिमिट्री है कि दोनों कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव है तो पोटेंशियल भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, ठीक है ना। तो मतलब कुछ कुछ सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। कुछ पोर्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है, जैसे सैटेलाइट मोशन है, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ डिफरेंस है, जैसे केपलर लॉ हो गया और सैटेलाइट मोशन हो गया। अदरवाइज काफी कुछ सिमिलर भी है, ठीक है। तो हम यहाँ वन बाय वन टॉपिक्स पर आते हैं। जैसे अपन सबसे पहले फोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स अपने को पता है G m1 m2 बाय आर स्क्वायर है, सिमिलर टू K q1 q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो मास का रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज प्ले करता है। फोर्स के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इलेक्ट्रो के और ग्रेविटी के सिमिलर टाइप के बनेंगे। तो देखो एक, जैसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन करवाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 1। अगर दो चार्ज दे दिए Q1 और Q2, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं F फोर्स से, ठीक है। सॉरी, रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करेंगे, ठीक है। F फोर्स से रिपेल करेंगे। अगर मैं ग्रेविटी की बात करता हूं, दो मास हैं, एक m1 है एक m2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगाते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो चार्ज अगर सेम है तो रिपेल करते हैं और मास अट्रैक्ट करते हैं। ग्रेविटी में अट्रैक्शन ही हो सकता है, रिपल्शन पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो नेट फोर्स होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी में वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये दो तीन पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है हमेशा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि दो पार्टिकल हैं, वो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दो मास पार्टिकल है, एक m1 है और दूसरा m2 है, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। सपोज ड्यूरिंग मोशन इनके बीच में डिस्टेंस d रहता है। अगर ये मास डिफरेंट है तो इनका सेंटर ऑफ मास डिफरेंट होगा, और अगर ये मास इक्वल है तो इनका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर होगा। मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास पार्टिकल्स के मासेस पर डिपेंड करेगा। तो दो टाइप के क्वेश्चन समझें, एक अगर m1 और m2 इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। अगर दोनों इक्वल दे रखे हैं तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो भैया इनका सेंटर ऑफ मास होगा मिड पॉइंट पर। सो दिस m वेयर इज सेंटर, दिस वन इज सेंटर। व्हाट इज रेडियस, तो बोलेंगे d/2। और व्हाट इज दिस रेडियस, तो ये भी d/2 है। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। क्या क्या पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं इनका टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ग्रेविटी का फोर्स किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्यों, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, सेंटर की तरफ लग रहा है, तो सर्कुलर मोशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। सिमिलर यहाँ पर है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, G
m1 m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स में ध्यान रखना है, अगर आपको ऑर्बिटल स्पीड पूछा है तो आप लिखेंगे mv²/r, ठीक है। और अगर आपसे पूछा है सर्कुलर मोशन में फ्रीक्वेंसी कितना है, टाइम पीरियड कितना है, तो आप लिखेंगे m⍵²r। एक चीज का ध्यान रखना है, फोर्स में डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल आएगा और सर्कुलर मोशन में रेडियस ऑफ पार्टिकल आएगा। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला वो जिसमें इन दोनों के मासेस सेम दिए हुए हैं। तो मान लो आपको ऑर्बिटल स्पीड पूछा है तो इसको काम में लेंगे। तो क्या आ गया, तो ये आ गया gm²/d² किसके इक्वल है, 2mv²/d के इक्वल है। तो देखो एक m कट जाएगा, एक d कट जाएगा, तो कितनी ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी, तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी √gm/2d, ठीक है। तो ये इसकी ऑर्बिटल स्पीड हो गई। अगर इसमें पूछा होता, फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ग्रेविटी का फोर्स कितना लगेगा, gm1 m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर किसके इक्वल है, ये mv²/r के इक्वल है। सेंटर कहाँ पर होगा, मिड पॉइंट पर, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगी, d/2 के इक्वल होगी, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एक m कट गया, एक d कट गया। जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला एक d इसके स्क्वायर को काट देगा, इसका ये m इसके स्क्वायर को काट देगा। तो ऑर्बिटल स्पीड कितना आ गया, √gm/2d। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें रेडियस दिया होगा डायरेक्टली, टोटल d नहीं दिया होगा, तो वहां पर क्या करना होगा, इसको r लिखेंगे और टोटल डिस्टेंस को 2r लिखेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा जैसा ये बताया आपको। ये तो हो गया ऑर्बिटल स्पीड। अगर आपसे पूछा टाइम पीरियड कितना है, ओमेगा कितना है, तो यहाँ देखो ओमेगा कितना है, तो यहाँ लिखेंगे gm²/d² ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल है, m⍵² इंटू r के इक्वल है। r कितना है, d/2 है, तो एक m कट जाएगा, तो ओमेगा कितना आएगा, 2gm/d³ और √। देखो एक m कट गया, 2 इधर से शिफ्ट करेंगे, 2gm हो जाएगा, 2gm/d³ हो जाएगा, ये ओमेगा है। टाइम पीरियड पूछा तो 2π/ω करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। मतलब ये सब क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बोला पहला टाइप जिसमें दोनों के मास इक्वल दे रखे हैं। अगर मास इक्वल नहीं दे रखे हैं तो क्या करेंगे, तो अगर मास इक्वल नहीं दे रखे हैं तो समझ लीजिए यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, ये m1 है, ये m2 है, दोनों का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर है, मान लेते हैं ये r1 है और ये r2 है, ठीक है। तो हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा हुआ है r1 क्या होता है, m2d/m1 + m2 और r2 क्या होता है, m1d/m1 + m2, ठीक है। लेकिन बात क्या है यहाँ पर, भाई इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन डिफरेंट है, इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन डिफरेंट है, लेकिन दोनों इसी पोजीशन को बनाए रखते हैं, मतलब सेम टाइम में कंप्लीट करते हैं। तो टाइम पीरियड सेम है, ओमेगा सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। तो अब क्या चलेगा आगे, अब आगे लिखते हैं भाई ग्रेविटी का अट्रैक्शन है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, यहाँ पर भी वही ग्रेविटी का अट्रैक्शन है और सेंट्रल फोर्स का काम कर रहा है। तो पहली बात तो ये हो गई, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, एक्शन रिएक्शन लॉ है अपने पास। तो यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेविटी का फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, ठीक है। ग्रेविटी का फोर्स कितना है, gm1 m2/d² टोटल। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, तो इसका रिक्वायरमेंट सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या है, इसका है m1 ω²r1 और इसका क्या रिक्वायरमेंट है, m2 ω²r2। वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया gm1 m2/d² किसके इक्वल है, m1 ω²। अब r1 क्या है, तो ये r1 ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, क्या होगा m2d/m1 + m2 और इसके लिए सॉल्व करेंगे तो m2 ω² और r2 क्या है, तो r2 है m1d/m1 + m2, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चाहे आप इसको सॉल्व कर लीजिए चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके साथ इक्वेट करोगे ना, इन दोनों को इक्वेट करके देख लो, या
इस वाली टर्म को इससे इक्वेट करके देख लो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ यही बोलता है कि जो फोर्सेज हैं वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, दोनों में से किसी भी इक्वेशन को, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, तो देखो क्या आएगा, यहाँ भी m1 m2 है, यहाँ भी m1 m2 है, कट गया, ये m1 प्लस m2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, g इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय, ये d इधर आएगा तो d स्क्वायर इंटू d क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा। अगर आप इससे भी कर दे तो ये m1 m2 कट जाता, m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई में आता, तो एक्चुअल में दोनों ही टर्म क्या है, ये सेम है। इसका एक कारण और भी है, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता है m1 r1 इक्वल्स टू क्या, m2 r2। तो देखो यहाँ पर m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2 है, तो ओमेगा सेम ही होगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि दो जगह सॉल्व करने की जगह एक ही इक्वेट कर दो, भाई दोनों का ओमेगा सेम है, तो किसी भी पार्टिकल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये डिफरेंट मास के लिए भी आ सकता है और इक्वल मास के लिए भी आ सकता है। ये जो मैंने सेकंड वाला बताया था डिफरेंट मास वाला, इसको ट्विन स्टार सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब दो स्टार हैं जो म्यूचुअल अट्रैक्शन में एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इसको हम रिड्यूस मास से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सिंपल बता रहे हैं क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको 3 पार्टिकल्स दे दिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर जो भी है, 3 पार्टिकल्स दे दिए, m मास है और l लेंथ है। आपसे पूछा व्हाट इज नेट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल। ठीक है, तो किसी भी एक पार्टिकल पर नेट फोर्स आपसे पूछा। सिमिलर क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में बनता है, बस वहां पर ध्यान ये रखना होता है कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर सेम चार्जेस दे रखे हैं तो वो रिपेल करते हैं। मान लीजिए मेरा टारगेट है इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो इस पर फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना है, ये वाला पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा है एफ फोर्स से, ये भी इसको सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, से स्मॉल एफ ले लेते हैं, दोनों फोर्स इक्वल होंगे, क्यों, मासेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू कॉस 60, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो ये एफ कितना आ गया, कॉस 60 होता है 1/2, उस 2 से ये 2 कट गया, 3f स्क्वायर का अंडर रूट होगा √3f, और f कितना है, दो पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लगेगा, g m1 बाय l स्क्वायर। ठीक है, ये नेट फोर्स की वैल्यू हो गई किसी भी एक पार्टिकल पर। इसी में एक एड ऑन क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोला है कि 3 पार्टिकल हैं जिनके बीच में म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, मतलब वो एक सर्कुलेट भी हो रहे हैं और अट्रैक्ट तो कर ही रहे हैं क्योंकि पार्टिकल है। तो होगा क्या, क्वेश्चन में दिया होगा कि ये तीनों पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं और हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पर होते हैं। ठीक है, ये m है, ये m है और ये m है। ठीक है, सबके लिए ओमेगा की वैल्यू सेम है। ठीक है, मास भी सेम, ओमेगा भी सेम, रेडियस भी सेम। ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग मोशन इसका ऑर्बिटल स्पीड मान लो v है, इसका भी v होगा और इसका भी v होगा, तीनों का रेडियस भी सेम, ओमेगा भी सेम, तो ऑर्बिटल स्पीड भी क्या होगी, सेम। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाला था कि भैया नेट फोर्स कितना है, तो इसके ऊपर लग रहा है सेंटर की तरफ, इसके ऊपर लग रहा है सेंटर की तरफ, इसके ऊपर लग रहा है सेंटर की तरफ। क्यों लिया सेंटर की तरफ, जब दोनों फोर्स इक्वल हैं तो रिजल्टेंट इनके बीच में एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता होगा कि अगर फोर्सेस इक्वल होते हैं देन वी कैन राइट लाइक दिस 2f cos ऑफ थीटा बाय 2 अलोंग द बाइसेक्टर लाइन, मतलब 30 डिग्री।
तो इस तरह की सिचुएशन है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल का। ग्रेविटेशन हमने यहाँ निकाला है, कितना है, √3 g m² अपॉन क्या है, अपॉन में है L², ठीक है ना। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स में रेडियस आता है mv²/r। अब देखो v²/r, भाई ये r और l में क्या रिलेशन है, तो r और l का रिलेशन आप अलग से निकाल भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। ये r कितना होता है, l/√3 के इक्वल होता है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये l/2 है, ये r है, ये 30 डिग्री है। तो अगर मैं इसमें cos 30 लिखूंगा तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। cos 30 क्या होता है, √3/2, उस 2 से 2 कट गया, √3 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, r इधर न्यूमरेटर में, तो क्या आ जाएगा l/√3। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, l/√3, ठीक है। यहाँ पर एक m कट जाएगा, एक l कट जाएगा, ये √3 ऊपर जाएगा, उससे ये वाला √3 भी कट जाएगा। तो ऑर्बिटल स्पीड कितना आ जाएगा, √gm/l के इक्वल, ये ऑर्बिटल स्पीड है। आपको ओमेगा भी पूछा जा सकता था, अगर ओमेगा पूछते हैं आपसे तो क्या लिखेंगे, v इज r ओमेगा, तो ओमेगा कितना, v/r। अब r का ध्यान रखना है, r है l/√3, तो क्या आएगा √3 v/l, ठीक है। अब मैं इसको v को l से डिवाइड करता हूँ, अंडर रूट में l है, l अंदर जाएगा तो l² हो जाएगा, तो ये हो गया gm/l³, ठीक है। और ये भी √3 है, ये भी रूट में है, तो हम लिख सकते हैं 3gm/l³, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन 3 पार्टिकल के लिए, 4 पार्टिकल के लिए भी बन सकता है। मैंने आज सब कुछ बताने की वजह से आपको mv²/r से v निकलवाया है। अगर आपको ओमेगा पूछा होता तो v निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या लगा सकते थे, m ω² इंटू r। तो इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन 4 पार्टिकल के लिए भी बन सकता है, ठीक है। तो आप ट्राई करना, अगर डाउट आता है तो पूछना। 4 पार्टिकल्स हैं और वो एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर है और वही सर्कुलर मोशन कर रहे हैं अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो दे कैन आस्क क्वेश्चन लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट वन, अब देखिए एक क्वेश्चन पर और आते हैं, सुपर हिट क्वेश्चन है। टोटल मास है m, या 2 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स m1 एंड m2 आर प्लेस्ड, ठीक है। ऐसे रखे हुए हैं, m1 रखा है, m2 रखा है एक सर्टेन डिस्टेंस पर। क्वेश्चन ये है, व्हाट अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम m1 टू m2। तो यहाँ दिया होगा कि भाई m1 जो है ज्यादा है, ठीक है। m1 ज्यादा है तो m1 टू m2 होगा, m2 ज्यादा है तो m2 टू m1 होगा। तो m1 से m2 को ट्रांसफर करना है, सो दैट दिस f बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछा जाता है कि भाई आपके पास टोटल मास है m, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और एक सर्टेन डिस्टेंस पर रख दीजिए। इन दैट केस what is the division of mass so that force between them becomes maximum। क्या करना है, या तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि भाई मैक्सिमम फोर्स कब होता है, जब दोनों मासेस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो 1:1 में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको मेथड भी बता देता हूँ। मान लीजिए x अमाउंट ट्रांसफर किया तो ये कितना हो गया m1 माइनस x, इसको x मिल गया तो कितना हो गया m2 प्लस x। तो एक तरीका ये है कि हम f लिखते हैं g m1 माइनस एक्स इंटू m2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और df/dx की वैल्यू 0 कर देते हैं, ठीक है। मैक्सिमा का कंडीशन है ना, फोर्स मैक्सिमा करना है, तो डिफरेंशिएशन किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो अगर आपने ये पुट किया df/df सॉल्व किया
तो x कितना आ जाएगा, ठीक है, तो x आ जाएगा m1 माइनस m2 बाय 2। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने पहले भी बोला कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों मासेस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2x का वैल्यू m1 माइनस m2 है, तो x कितना होगा m1 माइनस m2 बाय 2, ठीक है, ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। सिमिलर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भाई एक q है, इसको डिवाइड करना है q1 रेशो q2 में, सो दैट f f बिकम्स मैक्सिमम। तो ये डिवीजन का रेशो क्या होगा 1:1, या बोलेंगे दोनों हाफ हाफ अगर आप कर दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो ये जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन हो गए। एक तो बोला टोटल चार्ज दे दिया या टोटल मास दे दिया, एंड देन क्वेश्चन इज डिवाइड दिस टोटल चार्ज और टोटल मास इन 2 पार्टिकल so that force between them becomes maximum. So what is the ratio of division 1:1. So it is better to learn, क्या लर्न करना है, फोर्स मैक्सिमम कब होगा when their charges becomes equal, when their masses becomes equal। तो इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं, इक्वेट कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है ना। अदरवाइज 1:1 का डिवीजन करना है अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मास गिवन है तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बनता है क्वेश्चन, ग्रेविटी में भी बनता है, और ऐसे भी आपने कई क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी किए होंगे। मान लीजिए एक m मास पार्टिकल है 1 मीटर पर है, दूसरा भी m मास पार्टिकल है, सारे m मास पार्टिकल है, कहां पर रखें 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, इनफाइनाइट तक रखें, और सेंटर पर सॉरी ओरिजिन पर एक पार्टिकल रखा है m नॉट, और आपसे पूछा व्हाट इज नेट फोर्स ऑन m नॉट। भाई इस नेट फोर्स ऑन m नॉट पर कितना लगेगा, नेट फोर्स ऑन m नॉट, तो ये सब अट्रैक्ट करेंगे तो सारे फोर्स राइटवर्ड आएंगे, इसलिए वेक्टर की कोई टेंशन नहीं है, सारे राइटवर्ड हैं तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा जी एम कॉमन 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। जी एम कॉमन, जी m1 m2 फोर्स है ना, जी m1 m2 कॉमन 1 प्लस 1/4, 4 स्क्वायर 16, 8 स्क्वायर 64 एंड सो ऑन। अच्छा अब ये जो सीरीज है इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ये जो सीरीज होती है a प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, इस सीरीज का सम होता है a/1 माइनस आर, ठीक है। जब ये r एक से छोटा है, एक से छोटा होगा तभी तो डिक्रीजिंग होगा, अगर सीरीज इंक्रीजिंग है तो इनफाइनाइट वाला टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये रिड्यूसिंग सीरीज है। इसमें g m1 m2 a/1 माइनस आर, तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशो क्या है 1/4 मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना, 1 माइनस 1/4 3/4, रेसिप्रोकल करेंगे 4/3 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन ये फील्ड में भी बनता है, फील्ड का जब क्वेश्चन आएगा तो ये m नोट की जगह 1 दिया होगा, तो आप यहाँ m नोट की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 4gm/3। सिमिलर क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है तो आंसर हो जाएगा 4k³/3। समझ में आ गया ना आपको, क्योंकि मास चार्ज से रिप्लेस हो जाएगा। एक डिफरेंस क्या आएगा, ग्रेविटी का अट्रैक्शन है, इसलिए ग्रेविटी का जो नेट फील्ड है वो कहाँ आ रहा है राइटवर्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉजिटिव चार्ज का रिपल्शन फील्ड होता है, या बोलेंगे अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो यहाँ पर सारे रिपल्शन चार्ज के लेफ्ट में आ जाते हैं, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस होगा, अदरवाइज आंसर सेम होगा, ठीक है। तो देखो ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो तरह से इंपॉर्टेंट है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बहुत इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो और कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के क्वेश्चन आपको पता है कहाँ कहाँ मिलते हैं, वर्क पावर में मिलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मिलते हैं, और ग्रेविटेशन में मिलते हैं, और स्प्रिंग में भी मिलते हैं। लेकिन ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिमिलर टाइप के फोर्सेस हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फोर्स की। अब बात करते हैं फील्ड की, ठीक है। तो देखो, अगर शेल टाइप दे रखा है, स्फेरिकल शेल, या चलो इससे पहले मैं आपको पॉइंट मास बता देता हूं। पॉइंट मास मतलब एक सर्टेन अमाउंट का मास है, इससे आर डिस्टेंस पर फील्ड होता है Gm/r², अट्रैक्शन का होता है, ठीक है। और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, वो होती है Gm/r। यहाँ मैंने माइनस नहीं लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये -Gm/r है और ये -r⁻ है। तो फील्ड का डायरेक्शन अट्रैक्शन का होगा, ग्रेविटी का अट्रैक्शन ही होता है, रिपल्शन नहीं होता। पोटेंशियल नेगेटिव है, तो एक चीज ध्यान रखनी है, जहां भी अट्रैक्शन का फोर्स होगा वहां पर फोर्स भी नेगेटिव, पोटेंशियल भी नेगेटिव, और पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव जनरली, ठीक है ना। तो ये तो आप जानते हो ना, पोटेंशियल एनर्जी का किसी भी पॉइंट पर कोई वैल्यू नहीं होता है, ये रेफरेंस डिपेंडेंट होता है। मतलब जब हम इनफाइनाइट पर जीरो मान लेते हैं तो हम बोलते हैं आर डिस्टेंस पर -Gmm/r, ग्राउंड पर -Gmm/R, मानते हैं ना। तो ये डिपेंड करता है कि हम कहां पर क्या रेफरेंस मान के चल रहे हैं। तो कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू पोटेंशियल का नहीं होता है, लेकिन इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में और ग्रेविटेशन में हम मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट पर जीरो है। देखो वर्क पावर में क्या मानते हैं, ग्राउंड पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी और एच हाइट पर mgh। लेकिन ग्रेविटेशन में क्या होता है, फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेफरेंस पर डिपेंड करता है। तो जब आप वर्क पावर में, सर्कुलर मोशन में स्मॉल हाइट से डील कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम मान के चलते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए वहां पर वो mgh फॉर्मूला लग जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी रेडियस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ये रेफरेंस जीरो वाला काम नहीं करता है ग्राउंड पर। तो वहां क्या काम करता है, तो हम सिंपल लर्न कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में और ग्रेविटेशन में अगर कोई रेफरेंस दिया हुआ नहीं है तो क्या करना है, तो हमको मान के चलना है कि इनफाइनाइट पर जीरो है, क्योंकि ये अंडरस्टूड वाला केस हो गया। मतलब कुछ नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स अज्यूम दैट एट इंफिनिटी जीरो। ओके, तो ये पोटेंशियल है। तो यहाँ पर मैं एक रिलेशन आपको इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ कि भाई रिलेशन क्या है। तो रिलेशन होता है E.dr v फाइनल माइनस v इनिशियल इज माइनस E.dr। इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी किए हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला एक क्वेश्चन में एट r equals to r0 potential is v0, find potential at r। अब एक जनरल डिस्टेंस पर पोटेंशियल पूछा है, तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये जरूरत पड़ेगी। मान लो ये दे दिया -k/x, ठीक है। तो क्या आएगा फॉर्मूला, -e/dx का इंटीग्रेशन, ठीक है, v माइनस v0 माइनस e कितना है -k/x dx। इनिशियल r0 है, r डिस्टेंस पर पोटेंशियल पूछा है, जिस पॉइंट पर पूछा है वो फाइनल है, जो गिवन है वो रेफरेंस है। तो क्या आ गया, ये v माइनस v0 आ जाएगा, माइनस कैंसिल, k 1/x इंटीग्रेशन इज log x, लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ log अपर लिमिट माइनस log लोअर लिमिट। तो क्या आंसर आ गया, तो आंसर आ गया v इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ log r/r0 बेस e। ये माइनस v0 राइट साइड में जाएगा, प्लस v0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बता दिया है जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के जो क्वेश्चन हैं वो सिमिलर हैं। सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में बनता है, सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में बनता है। बस क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान ये रखना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुके हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ पर आ जाते हैं प्योर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना है। तो हम यहाँ पर अर्थ की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में किसके क्वेश्चन बनेंगे? अर्थ, या बोलेंगे सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर, मास m है, रेडियस r है। जब सॉलिड स्फीयर का क्वेश्चन आएगा या किसी और प्लैनेट का क्वेश्चन आएगा तो हम बोलेंगे m उस मास का, प्लैनेट का मास है या सॉलिड स्फीयर का मास है, और r उसका रेडियस है। जब ये क्वेश्चन अर्थ का होगा तो हम लिखेंगे मास कितना? अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, और अर्थ का रेडियस होता है 64 इंटू 10⁵ मीटर। ठीक है, तो ये अर्थ है, सॉलिड स्फीयर है। इसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? तो देखो ये सॉलिड स्फीयर है, मास पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रेडियस r है। ठीक है, अब मैं डिफरेंट पॉइंट पर फॉर्मूले लिख देता हूं जिससे कि अपने को आगे ठीक रहेगा। जैसे मैंने लिखा आउटसाइड अर्थ, मान लो ए पॉइंट है आउटसाइड अर्थ, तो हम बोलेंगे r इज इक्वल्स टू r प्लस एच, या बोलेंगे r ग्रेटर देन कैपिटल R। बाहर है पॉइंट, ए पॉइंट बाहर है, कितना डिस्टेंस पर है? ये r है, ये h है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया r प्लस एच। अब आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड कितना होगा या g कितना होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, अदरवाइज इस पूरे चैप्टर में सब जगह नेगेटिव है। E और g कितना होगा आउटसाइड में? तो आउटसाइड में होगा जी एम बाय आर स्क्वायर या जी एम बाय आर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ मैग्नीट्यूड का आर के साथ, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा 1 बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इज 1 बाय आर स्क्वायर। लेकिन ये ग्राफ अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ग्राफ पर हम फिर आएंगे। अभी ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड। ठीक है, अगर इसमें पोटेंशियल पूछा होता तो क्या आता? पोटेंशियल आता माइनस जी एम बाय आर, और अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछा होता तो क्या आता? माइनस जी m1 m2 बाय आर। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है और m नॉट उस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी है। m नॉट क्या है? मास है उस पार्टिकल का जिसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई है। अगर मैं सरफेस पर लिखता हूं, सरफेस पर r कितना हो जाएगा? कैपिटल R। तो ये इंटेंसिटी या g किसके इक्वल है? तो ये हो जाएगा कितना? जी एम बाय आर स्क्वायर या 4/3 पाई जी कैपिटल R इंटू रो। ठीक है, इसी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ के लिए 9.8 होता है और डिफरेंट प्लैनेट के लिए डिफरेंट हो सकता है। पोटेंशियल कितना होगा सरफेस पर? तो देखो उस फॉर्मूले को, हाइट 0 पुट कर दो। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सरफेस पर? माइनस जी एम नॉट m1 m2 बाय कैपिटल R। बस हाइट 0 पुट कर देना है। ठीक है, इस चैप्टर में 30% चांस क्वेश्चन अर्थ वाले फील्ड और पोटेंशियल के ही है। ठीक है, नेक्स्ट इनसाइड में क्या होगा? इनसाइड में जो g है उसकी वैल्यू क्या है? तो इनसाइड में g का वैल्यू है 4/3 या जी एम स्मॉल r बाय आर क्यूब या 4/3 पाई जी आर इंटू रो, और पोटेंशियल का वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है माइनस जी एम 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। अब देखो आपको पता होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होता है, बस चेंज क्या होगा? मास की जगह चार्ज आ जाएगा, जी की जगह कूलॉम कांस्टेंट आ जाएगा। ये रो डेंसिटी को बता रहा है, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम को, और नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में ये चार्ज डेंसिटी को बताता है, दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को बताता है। ठीक है, तो ये सरफेस पर पोटेंशियल है। इनसाइड मतलब r लेस देन कैपिटल R। ठीक है,
सेंटर पर क्या होगा, तो सेंटर पर फील्ड तो जीरो हो जाएगा, जीरो पुट करो, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 GM/2R। तो बोलेंगे सेंटर का जो पोटेंशियल है वो 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस है। लेकिन एक और चीज, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम है, मैक्सिमम कहाँ पर है, तो देखो जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता है ना, इनफाइनाइट पर मतलब आउटसाइड एटम इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जीरो होता है, वही हाईएस्ट है। ये पार्टिकल या मैं या आप, हम सब अर्थ पर इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों का टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तो दैट्स व्हाई वी आर बाउंडेड टू अर्थ। अगर हमारा एनर्जी जीरो हो जाए, हमको कोई इतना एनर्जी दे दे जिससे कि हमारा एनर्जी जीरो हो जाए, तो हम अर्थ के ग्रेविटी से एस्केप कर जाएंगे, ठीक है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी होता है ना, वैसे एस्केप एनर्जी भी होता है। तो सेंटर पर ये पोटेंशियल फॉर्मूला है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, फील्ड का ग्राफ लिखा मैंने मैग्नीट्यूड वाइज, तो अंदर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस पर मैक्सिमम है, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो G प्रोपोर्शनल टू R है, और ये G प्रोपोर्शनल टू 1/R² है, और यहाँ पर ये हाईएस्ट है, वही 9.8, ठीक है। अगर मैं पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसा, अप टू कैपिटल R, ये फंक्शन बता रहा है, R² न्यूमरेटर में आ रहा है, इसलिए ग्राफ पैराबोला है। कैसा है, पैराबोला है। और आउटसाइड में ये हाइपरबोला है, तो ग्राफ का टाइटल भी ध्यान रखना, ये कैसा है, पैराबोला है, और ये कैसा है, हाइपरबोला है, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था। ये वैल्यू सरफेस पर है, ये सेंटर पर है, सरफेस का 3/2 टाइम्स है, 1.52 टाइम्स है। तो बात क्या हुई यहाँ पर, देखो ध्यान से, ये हाईएस्ट नहीं है, मैंने यहाँ मोड लगा दिया है। एक्चुअल में ये सारे ग्राफ कहाँ बनने चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका पोटेंशियल नेगेटिव है। समझ में आ गया। तो सारे ग्राफ ग्रेविटी के कहाँ बनेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपने जरूर किया होगा कहीं ना कहीं, ये मास ऑफ अर्थ है और ये मास ऑफ मून है, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है कैपिटल D। आपको बताना है कि न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस अर्थ से कितना है, ठीक है। क्या पूछते हैं कि वो जो न्यूट्रल पॉइंट है उस पर उसका डिस्टेंस अर्थ से कितना है। तो देखो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। एक और चीज गिवन होगी क्वेश्चन में कि मास ऑफ अर्थ जो है वो 81 टाइम्स है मास ऑफ मून, मतलब मून जितना भारी है उसका 81 टाइम्स वेट है किसका, अर्थ का है, ठीक है। इसलिए मून सैटेलाइट है, तो ऐसा आपने पढ़ा होगा ना, सैटेलाइट में ग्रेविटी नहीं होता है, फ्री होता है, जी फैक्टिव जीरो होता है, जी फैक्टिव जीरो होता है, लेकिन मून पर तो जीरो नहीं है। तो क्या रीजन है, तो जितने आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं उनके वेट बहुत कम होते हैं, 1000 किलो भी नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इसलिए सैटेलाइट में जी फैक्टिव जीरो है। लेकिन मून खुद ही बहुत भारी है, उसका खुद का वेट 10⁻21 kg है, ठीक है। तो उसका वेट ज़्यादा है, तो मून पर जो ग्रेविटी है वो किसकी वजह से है, वो है मास ऑफ मून की वजह से, ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। ये डिस्टेंस मान लिया x है, तो अगर ये x है तो उधर वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उस साइड वाला, टोटल d है ना, तो d माइनस एक्स। तो फॉर्मूला सिंपल है, g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज g इंटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स स्क्वायर। g काट देते हैं, मास ऑफ अर्थ को पुट किया 81, मास ऑफ मून तो 81 आ गया, तो 81 टाइम्स ऑफ d माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, रूट ले लेते हैं, 9d माइनस 9x इज x, तो x कितना 9d/10, ठीक है, अंडरस्टूड। तो अर्थ से 9d/10 है, तो मून से कितना है d/10 है, और अपने को पता है न्यूट्रल पॉइंट स्मॉल चार्ज के पास आता है, सिमिलरली न्यूट्रल पॉइंट स्मॉल मास के पास आएगा। तो मून हल्का है ना, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट मून से d/10 पर है,
और ये आंसर आया कितना 9d/10। ठीक है, इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। कैसा ग्राफ बनता है देखो ध्यान से, ये मैं डिस्टेंस ले रहा हूं अर्थ से, अर्थ से डिस्टेंस 0 ले लें, सरफेस पर मान लें, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर कितना हो जाता है 9.8। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आ रहा है, तो न्यूट्रल पॉइंट अपने को मिल रहा है कहाँ 9d/10 पर। तो ये ग्राफ जो है घटते घटते 0 हो जाएगा। ठीक, जब हम d डिस्टेंस पर जाएंगे तो ये मून की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और मून पर जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है वो अर्थ का 1/6 है। ये मैंने सिर्फ डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा दिया है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो इंटेंसिटी नेट है वो इस साइड है, इस पॉइंट पर इस साइड में इंटेंसिटी इधर है, और न्यूट्रल पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 है। ठीक है, तो ये सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि जब न्यूट्रल पॉइंट के लेफ्ट साइड में होते हैं तो नेट इंटेंसिटी अर्थ की साइड होता है, और न्यूट्रल पॉइंट के राइट साइड में होते हैं तो मून की साइड होता है। ये ग्राफ समझ में आ गया आपको? ओके, अब इसमें मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि दो पार्टिकल दे रखे हैं, आप बताइए उसके न्यूट्रल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो देखो न्यूट्रल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट न्यूट्रल पॉइंट पूछा है। तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, अभी तो नहीं होगा क्योंकि हमने अभी निकाल लिया न्यूट्रल पॉइंट। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो निकालना पड़ेगा न्यूट्रल पॉइंट, फिर निकालना पड़ेगा पोटेंशियल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना पोटेंशियल होगा, -g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ प्लस मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम मून। ये जो है ये पोटेंशियल का वैल्यू है उस न्यूट्रल पॉइंट पर। समझ में आ गया आपको? हाँ, तो ये टू पार्टिकल के लिए भी हो सकता था। मान लीजिए अर्थ और मून नहीं दिए हुए हैं, m1 m2 दिया हुआ है, तो क्या ऐसे लिखेंगे gm1/x² इज gm2/d - x²। तो वो x निकाल लीजिए, फिर -g m1/x प्लस m2/d - x। तो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए न्यूट्रल पॉइंट भी पूछ सकते हैं, और उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा ये भी पूछ सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपको दो चार्ज दे दिए, आपको बताना है कि इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर है, और ये भी बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल एट द न्यूट्रल पॉइंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट इज व्हाट, फाइंड न्यूट्रल पॉइंट। सो फाइंड न्यूट्रल पॉइंट, देन यूज दैट डिस्टेंस टू फाइंड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रो में भी चल रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन, ग्रेविटी में भी चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर इफेक्ट, वेरियस इफेक्ट्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो अभी पहला मैं लिखता हूं हाइट का इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ हाइट। तो हमको पता है कि g का वैल्यू है gm/r+h²। तो क्लियर है कि हाइट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाएगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पर, फाइंड height at which g decreases by 75%। ठीक है, मतलब आपको वो हाइट बताना है जिस हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 75% घट जाता है। ठीक है, तो 5% से ज्यादा में वो पावर वाला फॉर्मूला नहीं लगता है। अब g डैश कितना हो जाएगा, g में से 75% ऑफ g घट गया है, तो g/4 आ गया। हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी सॉरी ग्रेविटी होता है gm/r+h²। 1/4 सरफेस पर कितना होता है gm/r²। gm कट गया, r+h 2r आ गया, तो h कितना आ गया r। मतलब अगर आप सरफेस से r हाइट ऊपर चले जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 रह जाता है, रिमेनिंग इज 1/4। दैट मीन्स डिक्रीजेस बाय 3/4 और डिक्रीजेस बाय 75%।
ये तो मैंने लिखा ज्यादा हाइट के लिए, ज्यादा हाइट के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है। फॉर स्मॉल हाइट अप टू 320 किलोमीटर, ठीक है। अप टू 320 किलोमीटर का मतलब वही है, हम बाइनोमियल थ्योरम या पावर वाला फॉर्मूला 5% ऑफ 5% तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप टू 5%, ठीक है, अप टू 5% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ होता है ना 6400, आप निकाल के देख लेना, 5% आता है 320 किलोमीटर। तो अगर क्वेश्चन आता है ना 100, 200, 250, 300 किलोमीटर का, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ओके, फॉर दिस वन। तो सपोज क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज चेंज इन जी एट हाइट 128 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो ये ज्यादा हाइट के लिए तो ये फॉर्मूला था, और कम हाइट के लिए क्या है, ए वाला तो किसके लिए, फॉर एनी हाइट, और बी वाला क्या है, अगर ये एच 300 किलोमीटर 320 से कम है तब डेल्टा जी बाई जी कितना हो जाता है, ये होता है -2h/r, और परसेंटेज में पूछा है तो दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कितना परसेंटेज चेंज होगा, तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 कितना हो जाएगा, -2h/r इंटू 100। देखो अर्थ का रेडियस होता है 64 इंटू 10⁵, 64 इंटू 10⁵ में 6400 किलोमीटर, और ये 128 किलोमीटर है। ये दोनों जीरो कट गए, 64 कैंसिल दिस 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 4, -4, परसेंटेज चेंज -4, दैट मीन्स डिक्रीजेस बाय 4%, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन एनी हाइट का है देन यूज एक्चुअल फॉर्मूला, and if question is for a small height up to 100, 200, 300 kilometer, then use this formula, okay. Next question, second आता है इफेक्ट ऑफ डेप्थ। डेप्थ का क्या इफेक्ट है, तो देखो सरफेस पर डेप्थ d है, अगर डेप्थ d होगा तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस डी, ठीक है ना। तो अगर मैं इनसाइड अर्थ अगर लिखता हूं ग्रेविटी का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड है मैं बार बार बोल रहा हूं, आर लिख रहा हूं अप टू कैपिटल आर, तो ये फॉर्मूला ऐसा है, और सरफेस पर वो मैक्सिमम हो जाता है 9.8, ठीक है। अगर यही वाला ग्राफ अगर आपसे पूछ लें कि भाई इस जी का ग्राफ डेप्थ के साथ कैसा है, तो जीरो डेप्थ मतलब सरफेस 9.8 है, डेप्थ अगर कैपिटल आर हो गया तो सेंटर पे जाके जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं या जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, दोनों केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। तो यहां पर जी कितना होगा, 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो, ये फॉर्मूला है डेप्थ के साथ, ठीक है। और परसेंटेज चेंज का पूछे तो डेल्टा जी बाई जी ये होता है -d/r। अब देखो ये जो डेप्थ के लिए फॉर्मूला है ये किसी भी डेप्थ के लिए है, ये दोनों ही फॉर्मूले किसके लिए हैं, किसी भी डेप्थ के लिए, मतलब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हाइट में दो कैटेगरी है, हाइट बहुत ज्यादा है तो डिफरेंट फॉर्मूला है, हाइट अप टू 300 किलोमीटर है डिफरेंट फॉर्मूला है, ठीक है, वो जो लास्ट स्क्रीन पे बताया था, ओके। नेक्स्ट, तो ये डेल्टा जी बाई जी का वैल्यू है। मान लो प्रीवियस क्वेश्चन को मैं दोबारा करता हूं, फाइंड परसेंटेज चेंज एट डेप्थ 128 किलोमीटर, ठीक है, 128 किलोमीटर, ठीक है। मतलब हम सरफेस से, वो भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, सरफेस से 128 किलोमीटर हाइट पर जाए या 128 किलोमीटर डेप्थ पर जाए, मेरा पर्पस ये था बताने का। तो शॉर्ट में लिखा हुआ है, मुझे मालूम है आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 कितना होगा, -d/r इंटू 100, माइनस कितना डेप्थ जा रहे हैं 128 किलोमीटर, रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर। तो क्या आंसर आया,
-2%। तो अगर प्रीवियस स्क्रीन में देखें तो सरफेस पर जाने पर देखो 128 किलोमीटर हाइट जाने पर ग्रेविटी 4% डिक्रीज हो रहा है, जबकि 128 किलोमीटर डेप्थ जाने पर 2% डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। अप टू स्मॉल हाइट अप टू 300 किलोमीटर, ठीक है ना, अप टू 300 किलोमीटर इफेक्ट ऑफ हाइट इज डबल इफेक्ट ऑफ डेप्थ। 300 मतलब 320 किलोमीटर। ओके, एक्चुअल में ये जो हम पावर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ये बाइनोमियल थ्योरम से आता है, और बाइनोमियल थ्योरम ये बोलती है कि इफ x इज मच लेस देन 1 देन 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज 1 प्लस एन एक्स। लेकिन मैथ्स में वो मच लेस देन मीन्स मच लेस देन है, वो मतलब रिजल्ट इज परफेक्ट एज x इज मच लेस देन 1। तो x डिक्रीजेज, रिजल्ट परफेक्ट, ठीक है। लेकिन हमने फिजिक्स में क्या रूल बना लिया है, हमने बना लिया कि 5% तक हम बाइनोमियल को काम में लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 6 के लिए भी ले सकते हो, रिजल्ट में एरर आएगा। आप 7, 8, 10% तक भी लोगे तो रिजल्ट में कुछ एरर आएगा, मतलब आप 10% तक भी लोगे तो 1-2% का एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन जो कन्वेंशन फिजिक्स में अपन यूज कर रहे हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को ध्यान में रखें। बाइनोमियल थ्योरम या वो पावर आगे मल्टीप्लाई होने वाला फॉर्मूला, दैट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू 5% एरर, 5% चेंज। ओके, एरर में भी वही सेम थिंग है। समझ में आ गया डेप्थ और हाइट का इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए इधर, मैंने अभी आपको बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, डेप्थ वाला बता दिया और हाइट वाला बता दिया, ठीक है ना। अब थर्ड आता है शेप, शेप ऑफ अर्थ। तो अर्थ का शेप कुछ इस तरह का है, रेडियस जो इक्वेटर पर होता है वो ज़्यादा है, पोल पर कम है। तो रेडियस इक्वेटर पर रेडियस पोल के कंपैरिजन में 21 किलोमीटर है, ठीक है, या डायमीटर 42 किलोमीटर ज़्यादा है। तो अर्थ का शेप कुछ ऐसा है कि ये डायमीटर इस डायमीटर से 42 किलोमीटर ज़्यादा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, आर इक्वेटर आर पोल से ज़्यादा है तो जे इक्वेटर जी पोल से कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थ्योरेटिकल तो बन ही गया कि जैसे जैसे आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी डिक्रीज होता जाएगा, और जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन ये इंक्रीज और डिक्रीज सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रैक्टिकली कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मान लो आपने 1 kg लड्डू परचेज किया इक्वेटोरियल लाइन पर, या 1 kg लड्डू परचेज किया नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर, ये अलग बात है, पोल पर कोई दुकान नहीं है, लेकिन अगर होती तो कौन सी वाली जगह पर आपको ज़्यादा लड्डू मिलते या ज़्यादा मास कंटेंट आता। तो देखो हम वेट मेजर कर रहे हैं, क्या होगा mg, ठीक। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान दें, आप वेट परचेज कर रहे हैं, हम मेजर क्या करते हैं, मास हम कभी भी मेजर नहीं करते, हम हमेशा वेट मेजर करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा W इज mg, अब ये रीडिंग वेट को बता रही है, यस। दो तरह के बैलेंस होते हैं, पहला तो क्या होता है स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस में W mg है, G इक्वेटर पर G पोल से कम है, भाई पोल पास है ना, डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटी ज़्यादा है, तो पोल पर ग्रेविटी ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको मेज़र करूँगा तो मास मेरे को इक्वेटर पर मास पोल से ज़्यादा मिलेगा। तो अगर मैंने लड्डू परचेज की इक्वेटर पर या पोल पर, तो इक्वेटर पर ग्रेविटी कम है, इसलिए आपको सेम 1 kg मेज़र करने पर ज़्यादा मटेरियल कंटेंट आएगा, मतलब ज़्यादा लड्डू आएंगे, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। ये मैंने लिखा स्प्रिंग बैलेंस। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए फिजिकल बैलेंस, वो तराजू दे दें, तो तराजू में तो दोनों तरफ बराबर ही वेट रखेंगे ना अपन,
तो जब दोनों तरफ बराबर रखेंगे तो वहां तो मेजर करने का तरीका ही यही है, तो वहां पर m1 बराबर क्या आएगा, m2 आएगा। मतलब फिजिकल बैलेंस में क्योंकि दोनों साइड में सेम ग्रेविटी का इफेक्ट है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। कैसे मेजर होता है भाई, ये मान लो कोई अरेंजमेंट है, ठीक है, ये अरेंजमेंट है, इससे मेजर कर रहे हो तो क्या होगा, आप जो यहां पर रखोगे वन की m1g और यहां पर m1g, तो भाई दोनों जी कट जाएंगे ना दोनों साइड के, इसलिए इक्वेटर पर और दोनों जगह पर सेम मटेरियल कंटेंट आएगा। मतलब यहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट है लेकिन दोनों इफेक्ट कट जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया होता तो हम मान के चलते हैं क्या, स्प्रिंग बैलेंस से मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है। क्लियर है आपको ये? हाँ। थर्ड है रोटेशन का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ। तो अब हमको पता है अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेटिंग है ओमेगा से, ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन है। एक कोई पार्टिकल मान लो किसी पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर, जिसका लैटिट्यूड लैम्डा है। लैटिट्यूड का मतलब होता है इक्वेटोरियल प्लेन से कितना एंगल बन रहा है। इस जगह पर जो ग्रेविटी होता है वो होता है जी डैश जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। इक्वेटर पर लैम्डा 0 डिग्री है और यहां पर लैम्डा 90 डिग्री है, दोनों पोल पर 90 डिग्री है, प्लस 90 माइनस 90 बट 90, ये जी डैश है। तो अगर मैं लिखता हूं जी पोल पर cos 90 0 जी, तो हम बोलेंगे नो इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन ऑन जी एट पोल, और ये हाईएस्ट भी है, ठीक है। तो शेप की वजह से भी पोल पर हाईएस्ट है और अर्थ के रोटेशनल इफेक्ट का पोल पर कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए भी पोल पर ग्रेविटी हाईएस्ट है। इक्वेटर पर क्या है, तो इक्वेटर पर ये मिनिमम है, कितनी है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, ये वैल्यू है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, मान लीजिए आपसे पूछा फाइंड रोटेशनल, फाइंड ओमेगा ऑफ rotational motion of earth, ठीक है, so that g effective becomes 0 या weightlessness, ठीक है। कहां पर, एट इक्वेटर। मतलब क्वेश्चन ये है कि अर्थ कितना स्पीड से रोटेट करे, अर्थ का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, वो तो हमको फील नहीं हो रहा है, अदरवाइज अर्थ का टेंजेंशियल स्पीड अराउंड 1500 स्पीड है इसका, ठीक है, टेंजेंशियल, तो बहुत ज़्यादा स्पीड है। लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट है, यहाँ पर क्या लिखा, अर्थ कितना स्पीड से रोटेट होने लग जाए जिससे कि इक्वेटर वालों को वेटलेसनेस फील हो, ठीक है। तो देखो जी इक्वेटर कितना है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और वेटलेसनेस फील हो तो 0, तो यहां से ओमेगा निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ जी बाय आर, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी। अब देखो 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद होगी 5024 सेकंड होती है या 84.6 मिनट होती है, ठीक है। जहां पर आर रेडियस ऑफ अर्थ है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मतलब अगर 1.5 घंटे में चक्कर लगाने लग जाए अपने एक्सिस पर तो इक्वेटर पर वेटलेसनेस फील होगी, 1.5 घंटे से भी कम है, 84.6 मिनट। तो अभी अर्थ का रोटेशन मोशन कितना है 24 आवर, और ये कितना है 84.6 मिनट, ठीक है। आई थिंक 24 में आप 17 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, आप निकाल भी सकते हो ना, 84.6 मिनट, ठीक है। तो अर्थ का स्पीड कितने टाइम्स हो जाए कि वो एक्स टाइम वो
इक्वेटोरियल वाले पार्टिकल्स जो है वेटलेसनेस फील कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे टी डैश बाय टी। टी कितना आ रहा है डैश 5024, और नॉर्मल केस में अर्थ जो है 86,400 सेकेंड में रोटेशन कंप्लीट करती है। ठीक है, अरे अर्थ 24 आवर में अपने एक्सिस पर चक्कर लगाती है ना, 24 आवर मीन्स 86,400। तो ये भी पूछ सकते हैं कि उसका ओमेगा कितने टाइम्स हो जाए, या टाइम पीरियड कितना फ्रैक्शन से डिक्रीज हो जाए, फैक्टर से डिक्रीज हो जाए, जिससे कि वेटलेसनेस हो, तो हम रेशियो लेके निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने इक्वेटर के लिए लिख दिया। सिमिलर क्वेश्चन दे कैन आस्क फॉर अदर पॉइंट। मान लो उन्होंने बोला फाइंड द ओमेगा वैल्यू सो दैट इफेक्टिव ग्रेविटी बिकम्स जीरो एट लैटिट्यूड 60 डिग्री। तो क्या करना है, इस फॉर्मूले में लैम्डा 60 डिग्री पुट कर दो और इसको जीरो पुट कर दो। ओके, तो वो किसी भी लैटिट्यूड पर पूछ सकते हैं व्हाट इज द ओमेगा फॉर दैट लैटिट्यूड सो दैट ऑल द पार्टिकल्स फील्स वेटलेसनेस और इफेक्टिव ग्रेविटी बिकम्स जीरो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पर आते हैं। अब डिफरेंट प्लैनेट के लिए भी आते हैं क्वेश्चन। तो देखो डिफरेंट प्लैनेट के लिए तो जी क्या है, जी एम बाय आर स्क्वायर या 4/3 पाई जी आर इंटू रो। तो याद क्या रखना है, ये मास और रेडियस की फॉर्म में है, ये रेडियस और डेंसिटी की फॉर्म में। रेयर चांसेस हैं कि वो पूछ लें कि मास और डेंसिटी की फॉर्म में क्या है, तो रेडियस को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे रेडियस, तो देखो मास क्या होता है, मास होता है मास अपॉन डेंसिटी क्या होगा, वॉल्यूम। तो आर किसके प्रोपोर्शनल है, m अपॉन डेंसिटी की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, g प्रोपोर्शनल टू मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो मास का पावर 2/3 अपॉन डेंसिटी का पावर 2/3। समझ में आ गया ना, स्क्वायर है आर स्क्वायर। ये मास का पावर 1 ऊपर है, 2/3 नीचे है, तो 1/3 बचेगा, और ये डेंसिटी ऊपर आ जाएगा 2/3 बचेगा। तो क्या फॉर्मूला आया ग्रेविटी का, मास इंटू डेंसिटी स्क्वायर की होल पावर 1/3। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोला कि मास ऑफ प्लैनेट इज 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज 27 टाइम्स डेंसिटी ऑफ अर्थ। क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा प्लैनेट है, मास ऑफ दैट प्लैनेट इज 8 टाइम्स एंड डेंसिटी ऑफ दैट प्लैनेट इज 27 टाइम्स। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटी, g ऑन दैट प्लैनेट अपॉन g ऑन अर्थ। दे आस्क लाइक दिस कि एक प्लैनेट है, उसका मास 8 टाइम्स है और उसका डेंसिटी 27 टाइम्स है, तो उनमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो क्या होगा, मींस g ऑन दैट प्लैनेट डिवाइडेड बाय g ऑन अर्थ। तो ये फॉर्मूला लगेगा, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू डेंसिटी ऑफ प्लैनेट अपॉन डेंसिटी ऑफ अर्थ होल स्क्वायर एंड देन क्यूब रूट। ठीक है, प्लैनेट का मास 8 टाइम्स दे रखा है, डेंसिटी ये 27 का स्क्वायर है, तो 27 इंटू 27, और इसका होल क्यूब रूट है। तो भाई 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, और 27 का क्यूब रूट 3। ठीक है, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, मतलब उस प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 18 टाइम्स है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, हाँ 18 टाइम्स है। अब मैंने ये वाला कॉम्प्लिकेटेड वाला बता दिया, लेकिन जनरली वो सिंपल ही पूछते हैं। तो सिंपल में क्या देते हैं कि एक प्लैनेट है, उसका मास 8 टाइम्स है, रेडियस 3 टाइम्स है, लाइक दिस। तो सिमिलर क्वेश्चन में g किसके प्रोपोर्शनल है, मास अपॉन आर स्क्वायर के। सिमिलर क्वेश्चन में g किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस इंटू डेंसिटी के। तो जो भी वेरिएबल दिए हुए हैं उनकी फॉर्म में फॉर्मूला आपको लगाना होगा। तो 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं कि आपको एक प्लैनेट और अर्थ को ग्रेविटी को कंपेयर
या रेशो पूछा है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पर हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो सिमिलर टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी करते हैं, 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल लाइक दिस। ठीक है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए। मान लो 3 पार्टिकल्स है एम एम एंड एम, एल साइड के ट्राइंगल पर है। फाइंड वर्क डन इन शिफ्टिंग दीज पार्टिकल्स टू न्यू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश। पहले ए बी सी पर है, अब ए डैश बी डैश सी डैश पर ले जाते हैं। पाथ डिपेंडेंट नहीं है, मैंने यहाँ पाथ बना दिया है लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। आपको बोलेंगे 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m are placed at 3 corners. Now find work done in shifting these particles from a b c to a dash b dash c dash। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है। अब अपने को पता है वर्क डन पूछा है, मतलब कौन सा वर्क डन। कुछ नहीं लिखा होता तो फाइंड वर्क डन का मतलब होता है एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन हमको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में और ग्रेविटी में जहां भी वो पार्टिकल को शिफ्ट करने की बोलते हैं, मतलब पहले वो पार्टिकल रेस्ट में था और बाद में जाकर भी उस पोजीशन पर रुक गया है, तो चेंज इन काइनेटिक 0 है। तो आपको सिर्फ पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल लिखना है। अब 3 पार्टिकल सिस्टम का पोटेंशियल ये वैल्यू भी दिया होगा, से L/3, मतलब पहले L लेंथ का ट्राइंगल है फिर L/3 लेंथ का ट्राइंगल है। ठीक है, तो कितना वर्क डन होगा इसमें। इनको शिफ्ट किया नए ट्राइंगल पर, साइड ऑफ दैट ट्राइंगल इज L/3। ठीक है, ये वर्क डन पूछा है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होगा 3 पार्टिकल का कितना होगा, -g m1 m2 बाय L, और 3 पार्टिकल है तो सिमिलर टर्म आएगा। और फाइनल लिखूंगा -g m1 m2। अब डिस्टेंस L/3 है और 3 पार्टिकल सिस्टम है, तो ये -3gm²/L है इनिशियल, और फाइनल -9gm²/L है। ठीक है, तो वर्क डन फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, gm²/L कॉमन ले लेते हैं, फाइनल में -9 है, इनिशियल में -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया -6gm²/L। तो ये वाले क्वेश्चंस पे हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में काफी अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है कि चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, हम आते हैं बाइंडिंग एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी पर। एस्केप वेलोसिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो जहां भी बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें 2 चांसेस होते हैं। तो पहला मैं लिख देता हूं, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ दैट बाउंडेड बॉडी। तो जिसका भी बाइंडिंग एनर्जी पूछा है, क्या करना है, उस वाले पार्टिकल का एनर्जी लिखना है, फिर उसके आगे नेगेटिव लगा देना है। तो किसी भी, ये मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों। ठीक है, तो जैसे मान लो आपका एनर्जी है -10⁸ जूल, तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई, +10⁸ जूल। मतलब अगर आपको कहीं से 10⁸ जूल एनर्जी मिल जाए तो आप अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप कर जाएंगे, इनफाइनाइट पर चले जाएंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप करने के लिए। ठीक है, तो देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं इस पर बस। पहला क्या, बॉडी एट रेस्ट ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, मतलब अर्थ सरफेस पर बाइंडिंग एनर्जी कितनी, नेगेटिव ऑफ, भैया आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है -gm1 m2/r, और रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी 0, तो +gmm/r, मतलब आपकी बाइंडिंग एनर्जी +gmm/r है के इक्वल है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी किस पर डिपेंड करती है,
प्लानेट पर डिपेंड करती है और पार्टिकल पर भी डिपेंड करती है। देखो ये वाले फैक्टर किसके हैं, ये वाले फैक्टर ये प्लानेट के हैं और ये उस पार्टिकल के, मतलब दोनों पर डिपेंड करती है। एक क्वेश्चन यहां पर और बन सकता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो सैटेलाइट का बाइंडिंग एनर्जी लिखना है। अब सैटेलाइट तो मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसमें पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है, तो सैटेलाइट का टोटल एनर्जी होता है -GMM/2R। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना हो गया, +GMM/2R। ठीक है, यहाँ R वही है ऑर्बिटल रेडियस, मतलब R+H। तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब आप सिंपल सा समझ लीजिए, किसी का भी बाइंडिंग एनर्जी पूछा तो आपको क्या करना है, पहले आप उसका एनर्जी लिखो, फिर उसका नेगेटिव ऐड कर दो। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां पर करवा देता हूं, मान लीजिए 3 पार्टिकल्स है M1 M2 और एक पार्टिकल है M0, मिड पॉइंट पर है L/2 पर। ठीक है, क्वेश्चन है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ M0, ये दोनों रिजिड है, फिक्स कर रखे हैं दोनों। पूछा M0 का बाइंडिंग एनर्जी कितना है, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि भैया उसका एनर्जी का नेगेटिव कर दो बस। ठीक है, तो कितना एनर्जी होगा इस M0 का, एनर्जी होता है M0 इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, तो ये है -GM1/L/2 -GM2/L/2। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई, माइनस माइनस प्लस, G कॉमन, 2 कॉमन, L कॉमन, M0 कॉमन, M1 + M2। ठीक है, वो 2 ऊपर चला गया, L डिनोमिनेटर में, तो 2/L है। समझ में आ गया आपको। देखो ये क्वेश्चंस नहीं बन पाए पीपीटी वगैरह ना, एक्चुअली ये मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर वीडियोस डाल रहा हूँ, सारा कुछ इधर हार्ड डिस्क में है, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम सारे पीपीटीज वगैरह प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि यहाँ बहुत सारी रिकॉर्डिंग चल रही है, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो उसको आप छोड़ दीजिए, थोड़ा हो सकता है 10 मिनट बिना पीपीटी के ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन हम कवर कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस को, बिल्कुल निश्चिंत हो गया वीडियो देखिए। ठीक है, और इन वीडियोस में इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज और कर लेना, मतलब जो आपको आते हैं उनको तो कोई बात नहीं है, जो नहीं आते हैं उनके स्क्रीनशॉट लेके उसको आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा जो आपको नहीं आते हैं। ठीक है ना, तो पीपीटी वगैरह नहीं बन पाएगा कुछ वीडियोस में वो, लेकिन अगले साल बन पाएगा जब आप नहीं देख पाओगे वीडियो। ठीक है, पर लेकिन अभी स्टार्टिंग है हमारी, मतलब मेरी, सॉरी हमारी नहीं, अनअकैडमी बहुत टाइम से ऑनलाइन है। ठीक है, तो लेकिन ये सब कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब दिमाग में है, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, पीपीटी नहीं बनी तो हो सकता है तुम्हारा वीडियो 10 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा खींच रहा हो। तो ये बाइंडिंग एनर्जी हो गया। अब इसमें एक चीज़ और पूछ सकते हैं, और एक और चीज़, ये वीडियो एडिट नहीं हो पा रहे हैं, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि इनकी एडिटिंग हो या मैं इनको दोबारा देखूं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक को देखूं। ठीक है ना, तो कोई गलती हो जाए तो इतनी तुम में अक्ल है कि तुम्हें पता है कि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो हो गई है। ठीक है ना, उसको ऐसे व्हाट्सएप करके बताने की जरूरत नहीं है, सर वो क्वेश्चन में आपने बताया था गलत हो गया था। अरे बेटा हो गया गलत कोई कैलकुलेशन में, क्योंकि स्पीड भी है, कैमरा भी पहली बार देख रहा हूँ मैं, पहली बार तो नहीं देख रहा हूँ, पर हाँ मतलब ये रिकॉर्डिंग पहली बार ही कर रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, अच्छे से मतलब मेरे हिसाब से अच्छे से, तुम्हारे हिसाब से तुम देखो। ये बाइंडिंग एनर्जी हो गया। अब देखो एक चीज और मैंने यहाँ लिखी हुई थी, क्या, एस्केप वेलोसिटी। जहां भी बाइंडिंग एनर्जी पूछा वो तो सिंपल है, जिस पार्टिकल का बाइंडिंग एनर्जी पूछा है उस पार्टिकल का टोटल एनर्जी लिखो, उसके आगे नेगेटिव लगा दो, ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं ना, आयनाइजेशन एनर्जी, कि भाई इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दें कि वो एस्केप कर जाए एटम से, ये कुछ कुछ वैसा ही है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, इसी में पूछते हैं कि भाई इसकी एस्केप वेलोसिटी क्या है, तो कुछ नहीं करना है, ये बाइंडिंग एनर्जी ½ mv² से इक्वेट कर देना है बस। ठीक है, मतलब कितनी स्पीड से फेंक दे उस पार्टिकल को कि वो ग्रेविटी छोड़ के इनफाइनाइट पर चला जाए,
तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी को इससे इक्वेट कर दो, ठीक है, समझ में आ गया। पर इतना ही क्वेश्चन आएगा, एम नॉट कट जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब नेक्स्ट लिख रहा हूं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, कितनी होती है, हाफ mv² को बाइंडिंग एनर्जी से इक्वेट करना है, हाफ mv² को बाइंडिंग एनर्जी से इक्वेट करना है। बाइंडिंग एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है ना। तो आप अर्थ सरफेस पर हैं, आपकी काइनेटिक 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -gmm/r। तो अभी बताया भी था, हाफ m0v² आपकी काइनेटिक एनर्जी, या आपको किसी पार्टिकल को इतना काइनेटिक एनर्जी दिया है और कहाँ पहुंचा दिया है, इनफाइनाइट पर पहुंचा दिया है, ठीक है, बाय r। m0 कट जाएगा, v निकालोगे, ये v एस्केप है, किसके इक्वल, 2gm/r के इक्वल, या √2rg के इक्वल, ठीक है। ये मास और रेडियस की फॉर्म में है, ये रेडियस और ग्रेविटी की फॉर्म में है, ठीक है। तो कन्वर्ट कर सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट है। बोला डेंसिटी की फॉर्म में लिखो, तो रेडियस को डेंसिटी की फॉर्म में लिख दो। बोला जी की फॉर्म में नहीं चाहिए, रेडियस डेंसिटी चाहिए, तो जी को डेंसिटी की फॉर्म में लिख दो। तो वो कन्वर्जन आपको करने पड़ेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। ये एस्केप वेलोसिटी है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझ लो, वी एस्केप डज नॉट डिपेंड्स ऑन m0, मतलब जिसको फेंक रहे हैं उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है, और किस पर डिपेंड नहीं करता है, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। देखो ये मेथड कौन सा है, एनर्जी कंजर्वेशन का है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में थ्रो कर दीजिए इतनी स्पीड से तो इनफाइनाइट पर चला जाएगा। और वी एस्केप अर्थ के लिए होता है 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या हो गई, एस्केप वेलोसिटी हो गई। मतलब अर्थ सरफेस से किसी को भी इतनी स्पीड से थ्रो करोगे तो वो इनफाइनाइट पर चला जाएगा। क्वेश्चन कंपैरिजन का बन सकता है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 5 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ प्लैनेट इज 6 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, then find escape velocity on the planet upon escape velocity on earth। तो मास और रेडियस का कौन सा फॉर्मूला, ये रेडियस ग्रेविटी है, ये मास रेडियस है। ऐसे डेंसिटी भी हो सकता है, जैसे हमने पहले किया था ना, वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। वी एस्केप किसके प्रोपोर्शनल है, √m/r के प्रोपोर्शनल है, मतलब मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस इनवर्स में आ रहा है, तो रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ कितना है, 6। रेडियस प्लैनेट रेडियस अर्थ रेशियो ये 1/5 होगा, √6/5 इज 1.2, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.1 आ जाएगा। 11 स्क्वायर 121 होता है ना, तो इसका अंडर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 10% ज्यादा होगा एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अब एस्केप वेलोसिटी पर 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल प्रोजेक्टेड with u is equals to n टाइम्स ऑफ v एस्केप। क्या किया, एक पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी के n टाइम से थ्रो कर दिया है, ठीक है। n की वैल्यू अभी बताता हूं, थ्रो विथ n टाइम्स ऑफ v एस्केप। देन अब 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके आगे भी, क्या, n लेस देन 1 फाइंड मैक्सिमम हाइट। भाई एस्केप वेलोसिटी से फेंकते तो ये एस्केप कर जाता, इनफाइनाइट पे चला जाता, लेकिन अगर एस्केप से कम से फेंकेंगे तो क्या होगा, ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो मैक्सिमम हाइट से रिटर्न होगा। तो यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, टोटल एनर्जी इनिशियल इज टोटल एनर्जी फाइनल।
कितना इनिशियल एनर्जी है, माइनस जी एम एम बाय आर पोटेंशियल प्लस हाफ एम यू स्क्वायर, और वो u कितना है, n टाइम्स ऑफ v एस कैप, समझ में आ गया, हाफ एम यू स्क्वायर, और वो u कितना है, n टाइम्स ऑफ v एस कैप। जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। इससे आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम हाइट कितनी है, और क्या निकाल सकते हैं, सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, दोनों कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग। भाई जी एम एम तो कट ही गया है, तो ये एक्चुअल में इक्वेशन क्या हो गया, थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, माइनस 1 बाय आर, ये कितना है, स्क्वायर करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, जी एम एम कट चुका है, एन स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, एन स्क्वायर बाय आर, और राइट साइड में क्या बचेगा, माइनस 1 बाय आर प्लस एच, मैंने स्मॉल आर ले लिया। अगर आपसे स्मॉल आर पूछा तो कितना आ गया, तो साइड फिर चेंज करो, 1 बाय आर कितना, ये उधर जाएगा पॉजिटिव, 1 बाय आर माइनस एन स्क्वायर बाय आर, एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा आर अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। देखो अगर आपसे पूछा कि वो सेंटर से कितना दूर जाएगा, तो सेंटर से कितना डिस्टेंस जाएगा मैक्सिमम, तो वो स्मॉल आर है। अगर आपसे पूछा मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा, तो हम एच निकाल लेंगे, आर माइनस आर, देखो स्मॉल आर क्या होता है, आर प्लस एच, तो एच क्या हो जाएगा, आर माइनस आर। तो सॉल्व कर लेना इसको जो भी आ रहा है, आर अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस आर, आर एलसीएम ले लो, 1 माइनस तो ये हो गया एन स्क्वायर आर अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। ये डिपेंड करता है, अगर आपको रिजल्ट याद रह जाए तो बहुत ही अच्छा है। सेकंड, अगर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब स्पीड एस्केप से ज़्यादा है, तो ये पूछेंगे फाइंड स्पीड एट इन्फिनिटी। देखो भाई एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट पर पहुंचाने के लिए मिनिमम स्पीड, लेकिन अगर इनफाइनाइट एस्केप से ज़्यादा से फेंकें तो क्या, तो वो इनफाइनाइट पर जाएगा भी सही, और वहां जाकर भी मूविंग होगा, मतलब सम एनर्जी, ओके, पोटेंशियल होता नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक की फॉर्म में होगा। एक सिंपल सी चीज समझ लो, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वर्क फंक्शन होता है, निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल जाए तो बाहर निकल जाता है, बाहर निकल के मोशन नहीं होता है। बट इफ एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन फॉर जंप आउट, एंड दैट एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है, अगर एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से फेंका जाए तो वो इनफाइनाइट पर जाएगा भी और मोशन भी करेगा। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है, टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल, बस फाइनल में ध्यान रखना है पोटेंशियल 0 हो जाएगा, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये आएगा वी एस कैप अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1। आप बेटर है कि आप इस रिजल्ट को भी याद रख लें, ठीक है। ये रिजल्ट याद ना भी रहे लेकिन इसको तो कर ही लेना याद, क्योंकि इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कंफ्यूजन भी हो सकता है मैक्सिमम हाइट का और मैक्सिमम डिस्टेंस का। तो आप एक चीज लर्न कर लो, इसमें क्या लर्न कर लो, आप मैक्सिमम डिस्टेंस लर्न कर लो, हाइट निकाल सकते हो, मैक्सिमम हाइट निकाल लो, लर्न करोगे तो डिस्टेंस निकाल सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ज़्यादा चांसेस मैक्सिमम हाइट की ही हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है। अगला कुछ और क्वेश्चंस पर आता हूँ। ये अर्थ है, अर्थ में एक टनल बना दिया है, ठीक है, अर्थ है और अर्थ में एक टनल है, एक m मास पार्टिकल है जिसको r रेडियस से ड्रॉप किया है। क्या किया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं है, हमने क्या किया इसको, हमने इसको r डिस्टेंस से ड्रॉप कर दिया है, किस में, इस टनल में। ये तो अर्थ है, मटेरियल है, और ये टनल है। क्या क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में वो सुन लीजिए। आपसे पूछेंगे कि इस पॉइंट ए पर कितनी वेलोसिटी,
सी पर कितनी, ठीक है। तो देखो ए और सी दोनों अर्थ की सरफेस है, तो सेम पोटेंशियल होगा, सेम काइनेटिक होगा। तो काइनेटिक ए पर जो होगा वही काइनेटिक सी पर होगा, जो स्पीड ए पर होगा वही स्पीड सी पर होगा। मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए। वो पूछेंगे ए पर कितना है और सेंटर पर कितना है। चलो इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी पर तो सेम स्पीड होगा क्योंकि दोनों सरफेस पॉइंट है, सी सेंटर सर पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेविटी है और ग्रेविटी अपने को पता है कैसा होता है, कंजर्वेटिव। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। जब ए पर पूछा जाए, क्योंकि सब नहीं पूछते, ठीक है, इसको इनिशियल पॉइंट है, ए पर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी इनिशियल इज टोटल एनर्जी एट ए। अब इनिशियल कितनी है, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, एच आर है, ठीक है ना, प्लस ड्रॉप किया है रेस्ट से, तो इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 है। जब ये ए पर पहुंचेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस जी एम एम बाय आर, और काइनेटिक हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। पार्टिकल का जो मास है एम नॉट वो कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस जी एम बाय 2r, ये इधर आएगा तो प्लस जी एम बाय 2r, फिर प्लस जी एम बाय आर। 1 में से हाफ गया तो क्या आ गया, हाफ आ गया, ठीक है। ये किसके इक्वल है, वी स्क्वायर बाय 2 के इक्वल है। तो v कितना आ गया, अंडर रूट जी एम बाय आर। आप सॉल्व करके देख लेना, ये v एस्केप बाय रूट 2 है, मतलब 7.9 किलोमीटर पर सेकंड के इक्वल है। मतलब अर्थ के इक्वल रेडियस डिस्टेंस है, अगर किसी पार्टिकल को गिरा दें तो वो अर्थ की सरफेस पर कितनी स्पीड से टकराएगा, 7.9 से टकराएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इनफाइनाइट से गिरा दें तो कितनी स्पीड से टकराएगा। तो सिंपल है कॉन्सेप्ट, अगर हम v एस्केप से फेंकें तो इनफाइनाइट पे चला जाता है, तो अगर इनफाइनाइट से किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर दें तो अर्थ पर कितनी स्पीड से टकराएगा, v एस्केप से। अरे भाई क्लोज पाथ में वर्क डन 0 है, v एस्केप से फेंकेंगे तो v एस्केप पर ही वापस आएगा। तो अगर v एस्केप से थ्रो करें तो इनफाइनाइट पर चला जाता है, और इनफाइनाइट से ड्रॉप करें तो v एस्केप से अर्थ सरफेस पर हिट करता है, टकराता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.91। अगर आपसे पूछा सेंटर पर कितना है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट, टोटल एनर्जी इनिशियल इज टोटल एनर्जी फाइनल। मतलब सेंटर पर कितनी स्पीड होगी वो पूछा है। तो देखो इनिशियल कितनी है, माइनस जी एम एम बाय 2r, आर प्लस एच। काइनेटिक है नहीं, जब सेंटर पर पहुंचेगा तो पोटेंशियल कितनी, माइनस 3 जी एम एम नॉट बाय 2r। बताया था ना, सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी 3/2 टाइम्स होती है, प्लस काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, अगेन वो एम नॉट कट गया, ये कितना है, वी स्क्वायर बाई 2 लिख देता हूँ, कितना है, ये कितना है, माइनस जी एम बाई 2r, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा 3 जी एम बाई 2r, ठीक है। अब 3/2 में से 1/2 गया तो कितना आ गया, 1 आ गया, तो कितना आ गया, जी एम बाय आर आ गया। तो यहाँ से v कितना आ रहा है, अंडर रूट 2 जी एम बाय आर। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक करते हैं, माइनस जी एम एम नॉट बाय आर प्लस एच, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस जी एम एम नॉट बाय 2r। सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी सरफेस का 3/2 टाइम्स होता है, ठीक है। तो ये माइनस 3/2 इधर आएगा, प्लस 3/2 आएगा, 3/2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से v कितना आ गया, अंडर रूट 2 जी एम बाय आर। ये वी एस्केप भी आ गया, कुछ गड़बड़ है, चेक करते हैं दोबारा। ड्रॉप किया आर हाइट से तो ये आएगा माइनस जी एम एम नॉट बाय आर प्लस एच। काइनेटिक है नहीं, सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी सरफेस का 3/2 टाइम्स होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है ना, जी एम
3r² माइनस r² अपॉन 2r³। ठीक है, तो सेंटर पर निकालेंगे तो स्मॉल r 0, तो ये आ जाएगा 3/2 gm/r, 3/2 gm/r। साइड चेंज करते हैं तो ये माइनस टर्म इधर जाके प्लस हो जाएगा और 3/2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1/2 आ गया। ठीक है, अब जो भी आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम सैटेलाइट मोशन से रिलेटेड। ठीक है, तो कुछ डेटा तो आपको याद करके जाना है, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होती है उसका हाइट कितना है, 36,000 किलोमीटर समथिंग। उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना है, 42,000 किलोमीटर समथिंग। ठीक है, उसका टाइम पीरियड कितना है, वही है जो अर्थ का है। तो अर्थ का होता है 24 आवर, तो जियो स्टेशनरी का भी कितना होगा, 24 आवर। अर्थ का रोटेशन क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जियो स्टेशनरी का भी क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज। और लास्ट याद रखना है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिटल प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन पर कोइंसाइड होता है या कॉन्सेंट्रिक होता है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, कोप्लानर होता है। तो अर्थ का ये इक्वेटोरियल प्लेन है ना, ये इक्वेटोरियल, तो जियो स्टेशनरी का प्लेन भी वही है, तो दोनों कोप्लानर है। तो ये 4-5 डेटा आपको जियो स्टेशनरी के लर्न करने हैं। मैं नॉर्मल सैटेलाइट की बात करता हूँ। ये अर्थ है, आर रेडियस, ये सैटेलाइट है, रिवॉल्विंग है। ठीक है, इसकी ऑर्बिटल रेडियस भैया r+h। ऑर्बिटल स्पीड, ग्रेविटी पुल करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ऑर्बिटल स्पीड आता है इसका √gm/r। ठीक है, टाइम पीरियड क्या आएगा, ओमेगा क्या आएगा, v/r, मतलब ये हो जाएगा √gm/r³। और इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड होता है 2π/ω, तो 2π×r³/gm। ठीक है, तो केपलर लॉ के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, या चलो बाद में बता देंगे, 2π×r³/gm। ठीक है, ये टाइम पीरियड हो गया। अगर r पूछा है तो क्या, t² gm/2π का क्यूब रूट। हाइट पूछा है r-h। पोटेंशियल एनर्जी होता है -gmm/r। काइनेटिक होता है +gmm/2r। और टोटल जब आप ऐड करेंगे तो आएगा -gmm/2r, जो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक है और हाफ ऑफ पोटेंशियल है। ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए एप्लीकेबल है, अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स में मूव हो रहा है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी है। ठीक है, ये सब मैंने फॉर्मूले लिख दिए। अगर सैटेलाइट बहुत क्लोज है, वेरी क्लोज सैटेलाइट, जस्ट बुर्ज खलीफा के ऊपर ही उड़ रहा है, बस टक्कर नहीं हो रही है, ऐसे उड़ रहा है, मतलब उसकी जो ऑर्बिटल रेडियस है वो अर्थ की रेडियस के इक्वल है, क्योंकि हाइट नेग्लिजिबल है। हाइट क्या है उसके, रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा h ऑलमोस्ट 0। उस केस में कितनी ऑर्बिटल स्पीड होगी, ऑर्बिटल स्पीड r कैपिटल R हो गया, तो कितना आ गया, √gm/R। देखो थ्योरेटिकल भी है, यहाँ पर m नॉट कट गया है। एक्चुअली ग्रेविटी का फोर्स कितना, gm1m2/r², और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, mv²/r। तो वो m नॉट कट गया। तो ये भी ध्यान रखना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करता है। सैटेलाइट का मास कैंसिल हो गया। ऑर्बिटल स्पीड किस पर डिपेंड करता है, प्लानेट पर डिपेंड करता है, और ऑर्बिट की रेडियस पर डिपेंड करता है। ये m क्या है, प्लानेट का मास है, ये r क्या है, उस प्लानेट की रेडियस है। तो देखो सैटेलाइट यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड कितना आ रहा है, √gm/r। ठीक टाइम पीरियड कितना आएगा, 2π√r³
आर क्यूब बाय जी एम, जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.√r/g, स्मॉल जी होता है ना 9.8 gm/r², तो ये gm/r² पुट करोगे तो स्मॉल जी हो जाएगा। ये वही डेटा है जो भी थोड़ी देर पहले भी आया था 5024 सेकेंड या 84.6 मिनट। ये डेटा 4-5 जगह आता है, एसएचएम में भी आता है कि अगर सिंपल पेंडुलम का लेंथ इनफाइनाइट हो जाए, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ लेंथ इज इनफाइनाइट, यही है 84.6 मिनट। एक और क्वेश्चन में आता है कि अगर आप अर्थ में कोई टनल बना दें, चाहे वो सेंटर से पास हो या सेंटर की जगह कहीं साइड से पास हो, ठीक है, उन दोनों केस में भी टनल में एसएचएम का टाइम पीरियड 84.6 मिनट आता है। तो सैटेलाइट अगर बहुत क्लोज है या टनल में एसएचएम है, या एक और केस कौन सा, एक और जगह पर आता है 84.6 मिनट, अभी पहले आया था, हाँ ठीक है ना, तो 3-4 जगह पर 84.6 मिनट आता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैं क्या बताना है आपको, ये √gm/r है, एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, √2 टाइम्स। तो देखो एक 4 क्वेश्चन पूछते हैं, इफ सैटेलाइट एस्केप फ्रॉम ऑर्बिट, तो मैं 2 डायग्राम बनाता हूं, ये सैटेलाइट है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, मतलब घूम रही है सैटेलाइट, क्या हो रही है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इसकी स्पीड मान लिया v है, ठीक है, तो ये एस्केप कब करेगी, ठीक है, ये वही अर्थ है कैपिटल एम, अगर इसका स्पीड √2 टाइम्स हो जाए तो 4 रिजल्ट है, इसमें ध्यान रखना है। सैटेलाइट एस्केप चारों रिजल्ट हैं, आप समझ लीजिए। सैटेलाइट एस्केप इफ ऑर्बिटल स्पीड बिकम्स √2 टाइम्स, फर्स्ट आंसर। √2 टाइम्स का मतलब होता है 1.414, 100 से मल्टीप्लाई करो 141, तो हम ऐसा बोल सकते हैं स्पीड इंक्रीजेस बाय 41%, 1.41 ना, तो 100 की जगह 141 हो जाएगा 100 की जगह, ठीक है। थर्ड रिजल्ट, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², तो स्पीड √2 टाइम्स होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी डबल 2 टाइम्स, मतलब किसी तरह से अगर सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाए तो वो सैटेलाइट एस्केप कर जाएगा। फोर्थ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 100%, ठीक है, तो ये 4 रिजल्ट है, स्पीड √2 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी डबल, स्पीड इंक्रीजेस बाय 41% और काइनेटिक एनर्जी 100%। देखो डबल होने का मतलब क्या है, 100% इंक्रीज, ठीक है। तो ये सैटेलाइट वाले क्वेश्चन है। सैटेलाइट वाले क्वेश्चंस में अब मैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं। फाइंड वर्क डन, 2 नहीं 3 क्वेश्चन है, वर्क डन इन shifting a particle from surface to height h equals to nr, ठीक है, मतलब एक हाइट से दूसरी हाइट तक ले जाना है। पहली हाइट इनिशियल कितनी है, 0 है, और h फाइनल कितना है, nr है। वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक, तो जहां पर सिर्फ शिफ्टिंग की बात हो रही है, मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना है, मोशन की कोई बात नहीं हो रही है, मोशन है नहीं, तो पोटेंशियल फाइनल लिख देते हैं -gmm/r+h। इनिशियल कितना है, तो इनिशियल है सरफेस पर -gmm/r, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, तो ये वर्क डन आ जाएगा कितना, -2 हो गया है ना, एक ही माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। gmm/r कॉमन ले लेते हैं, ये 1 है
और ये कितना है n+1। सॉल्व करोगे तो ये वर्क डन क्या आएगा, ये आएगा n/n+1 टाइम्स ऑफ Gmm/r और n/n+1 टाइम्स ऑफ mgr। ठीक है, तो ये एक आंसर है जिसमें बस आपको हाइट पुट करना है। मान लो बोला पार्टिकल को 2r हाइट तक ले जाना है, तो बस 2/3 हो जाएगा। सरफेस से 5r हाइट तक ले जाना है तो 5/6 हो जाएगा। ये शिफ्टिंग कहाँ से है, सरफेस से हाइट है। अब मैं एक सैटेलाइट की शिफ्टिंग लिख देता हूं। क्वेश्चन, वर्क डन इन शिफ्टिंग orbit of satellite from h1 3r to h2 5r, कुछ भी दिया हो सकता है। तो 3r हाइट पर है, अब इसको 5r हाइट की ऑर्बिट में शिफ्ट करना है। दोनों में क्या अंतर है, इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन इसमें वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक मतलब चेंज इन टोटल है। क्योंकि सैटेलाइट स्टेशनरी नहीं है कि उसको एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह ले गए, उसमें मोशन भी है। तो चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, -Gmm/2r r+h। ठीक है, और इनिशियल टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे, -Gmm/2 स्मॉल r और इनिशियल हाइट है 3r। Gmm/r कॉमन ले लो, 5 + 1 6 × 2 12 माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4 4 × 2 8। ठीक है, Gmm/r। ठीक है 24 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है 24 एलसीएम लिया, -2 + 3, तो आंसर क्या आ गया 24 ही आ गया। 24 एलसीएम लिया ना, तो माइनस का 2 प्लस का 3, तो Gmm/24r। तो ध्यान रखना जहां पर सैटेलाइट की शिफ्टिंग का क्वेश्चन आएगा वहां पर चेंज इन टोटल एनर्जी निकालना है, क्योंकि सैटेलाइट स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं है। अदरवाइज चार्जेस की शिफ्टिंग या पार्टिकल्स की शिफ्टिंग में हम काइनेटिक को कंसिडर नहीं करते और लिख देते हैं वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा आता है एक अपने पास केपलर लॉ। ठीक है, तो केपलर लॉ में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। केपलर लॉ में क्या ध्यान रखना है आपको, पहला तो होता है उसका जो शेप है। फर्स्ट लॉ क्या है कि जो ऑर्बिट्स का शेप है वो सर्कुलर नहीं है। कैसा है, तो ऑर्बिट्स का शेप कैसा है, वो है इलिप्टिकल। ठीक है, तो शेप इलिप्टिकल है, इस तरह का शेप। ये इसका मेन एक्सिस है, मेजर एक्सिस है सॉरी, और माइनर एक्सिस है। दो फोकस होते हैं जिनमें से एक फोकस पर सन का पोजीशन है। मान लेते हैं ये है इसेंट्रिसिटी, इसको तो सेमी मेजर ए और सेमी माइनर है बी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ तो कुछ नहीं है, बस सिर्फ इतना सा है कि सन इलिप्स के फोकस पर है और पाथ इलिप्टिकल है ना कि सर्कुलर है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होता है E × A। अब E क्या है, तो इतने मैथमेटिकल हम लोग नहीं जाते हैं, बस जस्ट लर्न कर लो 1 - b/a²। ये सेंट्रिसिटी है, याद भी मत करो, छोड़ो इसको, नहीं पूछेगा कोई। पर ये E × A के डिस्टेंस के इक्वल है। तो जब ये प्लैनेट का पोजीशन होगा तो ये बोलेंगे हम क्लोजेस्ट पोजीशन है, मीन्स R इज मिनिमम। और जब प्लैनेट से फारदेस्ट पोजीशन पर होगा तो ये इसका फारदेस्ट पोजीशन हो गया, तो लेंगे R इज मैक्सिमम। ठीक, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो यहां पर ये V क्या है, मैक्सिमम होगा, और एट दिस पॉइंट V मिनिमम होगा। तो सेकंड लॉ क्या है, तो सेकंड लॉ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है
केपलर सेकंड लॉ बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर, ठीक है। तो ड्यूरिंग सेकंड लॉ ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थर्ड लॉ भी कुछ नहीं है। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये कंफ्यूज नहीं होना है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब थर्ड लॉ है, या ऐसा बोले कि ये लॉ किसके लिए है? ये लॉ है प्लानेटरी मोशन, ठीक है। और मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं इस पर, बस सिर्फ थियोरेटिकल में दिया हो सकता है टी प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब बी क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब बी क्यूब, एवरेज आर एवरेज का क्यूब, लाइक दिस। तो ध्यान रखना है प्लानेटरी मोशन के लिए तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब थियोरेटिकल क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अगर ऑर्बिट सर्कल है तो मैथमेटिकल क्वेश्चन किस पर बनता है? सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। तो सर्कुलर ऑर्बिट में अभी बताया था ना, सैटेलाइट का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय जी एम। तो अभी बताया था आपको सैटेलाइट का क्या होता है? टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय जी एम। मतलब इस लॉ का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम के इक्वल है, ठीक है। पर ये सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, मैथमेटिकल क्वेश्चन सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ही आते हैं। वो जो लिखा है वो मैंने लिखा है प्लानेटरी मोशन के लिए थ्योरेटिकल आंसर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सेकंड लॉ पर क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एल इनिशियल इज एल फाइनल। यहाँ एल इनिशियल कितना है? एम। वी मैक्सिमम है जब प्लानेट नियरेस्ट है, आर मिनिमम है, और वी मिनिमम है व्हेन प्लानेट इज एट फारदेस्ट डिस्टेंस, आर मैक्सिमम। तो अगर ये रेशियो लिखा जाए, व्हाट इज वी मैक्सिमम बाय वी मिनिमम, एम कट गया, आर मैक्सिमम बाय आर मिनिमम। अब देखो इधर, ये डिस्टेंस है ए, ये है ई ए, तो भैया आर मैक्सिमम कितना हो गया? ये हो गया ए प्लस ई ए। ये ए है, ये ई ए सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आर मिनिमम कितना हुआ? ए माइनस ई ए। ए प्लस ई ए में ए माइनस ई ए से डिवाइड करेंगे, ए कट जाएगा, 1 प्लस ई माइनस 1 बाय ई। ये मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी का रेशियो है, ठीक है। और क्या पूछते हैं सुन लीजिए ध्यान से। ड्यूरिंग मोशन टोटल एनर्जी कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, एरियल वेलोसिटी मतलब एरियल वेलोसिटी का मतलब है एरिया स्वीप्स बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट, ये भी कंजर्व है। एक्चुअल में यही सेकंड लॉ है केपलर का। तो 3-4 पॉइंट हो गए, 1 2 3। टोटल एनर्जी कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, और जितने एरिया की झाड़ू लगाएगा ना पोजीशन वेक्टर वो भी कंजर्व है। मतलब इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ठीक है। इसको अभी और एक्सप्लेन करते हैं, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस जी एम एम बाय आर। तो काइनेटिक कितनी होगी? टोटल माइनस पोटेंशियल, तो लिखेंगे टोटल माइनस प्लस जी एम एम बाय आर। तो देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करें सिर्फ, अगर आर बढ़ेगा तो क्या होगा, ठीक है। अगर आर की वैल्यू इंक्रीज हो, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ आर इंक्रीजेज देन क्या होगा? टॉर्क कितना है ये नहीं लिखा, टॉर्क 0 है, फोर्स रेडियस की डायरेक्शन में, और आर क्रॉस एफ टॉर्क 0 हो जाएगा। इफ आर इंक्रीजेज देन व्हाट, क्या होगा? टोटल एनर्जी एल और डी ए बाई डी टी, ये एरियल वेलोसिटी होती है, और डी एरिया बाय डी टी, ये सब तो क्या रहेंगे?
कंजर्व। ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लैनेट दूर जाए या पास जाए, इन तीनों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पोटेंशियल को देखो। अगर आर इंक्रीज होगा तो ये जी एम एम बाय आर क्या होगा, डिक्रीज। डिनोमिनेटर में ना आर, इफ आर इंक्रीज देन जी एम एम बाय आर डिक्रीज, और नेगेटिव डिक्रीज मतलब इंक्रीज, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कंजर्व्ड है, तो अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक क्या होगा, डिक्रीज। और इसका वाइस वर्सा भी पूछ सकते हैं कि अगर प्लैनेट क्लोज आए तो क्या होगा, आर डिक्रीज होगा तो स्पीड काइनेटिक बढ़ेगा और पोटेंशियल घटेगा, डिक्रीज होगा। अंडरस्टूड? ये सब इसमें पूछते हैं। एरियल वेलोसिटी का मतलब इस तरह का है कि जैसे मान लो ये प्लानिटरी मोशन का ट्रैक है, ये सन है, ये ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है। मान लो 1 मंथ में, मान लो ये 1 मंथ है, 1 मंथ में ये एरिया कवर किया ए नॉट, और आपसे पूछा कि भैया ये वाला एरिया कितना है 2 मंथ में, 3 मंथ में। तो अगर टाइम इंटरवल इक्वल होता, मान लो ये दो, मैं अलग केस लिख देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। अगर ये डेल्टा T1 है, ये डेल्टा T2 है, ये एरिया डेल्टा A2 है, ये एरिया डेल्टा A1 है, तो पॉइंट ये है कि डेल्टा A1 बाय डेल्टा T1 इज सेम एज डेल्टा A2 बाय डेल्टा T2। तो अगर टाइम इंटरवल इक्वल हो तो एरिया स्वीप भी क्या होगा, इक्वल होगा। डेल्टा T1 डेल्टा T2 हो तो डेल्टा A1 भी डेल्टा A2 हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब पॉइंट सिंपल है, इक्वल एरिया स्वीप्स इन इक्वल टाइम, ठीक है। मतलब इफ टाइम सेम देन एरिया सेम। यहां पर टाइम डिफरेंट है तो क्या लिखेंगे, इधर जो एरिया कवर किया वो 3 मंथ में किया, उधर जो एरिया कवर किया वो 1 मंथ में किया, तो इधर कितना एरिया कवर होगा, 3 ए नॉट। सिंपल है ना, यूनिटी मेथड। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो 1 मंथ में ए एरिया स्वीप किया तो 3 मंथ में कितना किया, 3 टाइम्स ऑफ ए नॉट। इस टाइप के क्वेश्चंस ग्रेविटी में बनते हैं, ठीक है। इस लेक्चर को ध्यान से देख लेना, कोई डाउट है तो आप पूछ लेना।